हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुरुडो नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है 205 और 206 की वीडियो, जो कि IIT JEE मेंस की ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की वीडियो होने वाली है। सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सवाल काफी अच्छा लग रहा है मुझे और आई होप सो कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। लेट दिस साइन इज फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप सो कि आपको याद हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत क्या हुआ करती थी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर इसके अंदर आपने मान लीजिए 2.5 रखा तो ये हमेशा अपने से नीचे वाली वैल्यू पर चला जाता था, मतलब इसका आंसर जो आया करता था 2 आया करता था। लेकिन अगर यही वैल्यू नेगेटिव में होती -2.5 तो इसकी वैल्यू जो आया करती थी वो -3 और -2 में से जो छोटा हुआ करता था वो आया करती थी। क्लियर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डिमांड है वो ये है कि मेरे अंदर आप कुछ भी वैल्यू रखिए, मैं हमेशा स्मॉलेस्ट इंटीजर की तरफ चला जाऊंगा, जो छोटा वाला इंटीजर होगा उसके पास जाकर के रुकूंगा। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो। अब आगे चलते हैं। लेट fx इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, देन मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ s, most general solutions of fx equals to r, fx this r। ठीक, क्लियर हो गया। पहले fx का ही सॉल्यूशन पूछा है, एक्चुअली sin x प्लस cos x का ही सॉल्यूशन पूछा है, लेकिन fx की वैल्यू किसके इक्वल है? sin x प्लस cos x की वैल्यू किसके इक्वल है? वो इक्वल्स टू पहले सॉल्व करना पड़ेगा। वो इक्वल्स टू आइडियली ये बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f π/10 यानी कि sin π/10 प्लस cos π/10 इस टर्म के इक्वल है। क्लियर रहा ये वाला केस? अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी इक्वल करेंगे और उसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए देखते हैं। sin π/10 cos π/10, आप इसकी वैल्यू लगभग किसके आसपास की मान रहे हैं अपने अंदाजे से? अगर मैं आपसे अंदाजा पूछूं तो कुछ है? कैसे इसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं? ये a cos थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला केस है। इन दोनों के कोफिशिएंट कितने हैं? 1 1 1 1 कोफिशिएंट ये लीजिए। ठीक, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम इसमें ऐड कर सकते हैं, प्लस 1/√2 cos π/10। ठीक, ये वाला केस कौन सा बना? 1/√2 sin π/10 प्लस 1/√2 cos π/10। आइडियली ये जो केस दिखाई दे रहा है ये sin 45 डिग्री है, ये cos 45 हो सकता है, ये sin 45 हो सकता है। चाहो तो आप इसे, जब आपने नीचे 1/√2 लगाया है, क्योंकि यहाँ पर कोई और दूसरी टर्म नहीं है तो इसलिए आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसके अंदर में √2 भी लगा सकते हैं। क्या √2 भी लगाएंगे अंदर में? बाहर नहीं लगाएंगे, अंदर ही √2 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि आपने नीचे 1/√2 की मल्टीप्लाई करी है इसलिए ऊपर √2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 फिलहाल के लिए कॉमन आता है और अंदर वाली टर्म जो बन जाती है आपकी cos a माइनस b का केस भी बन सकता है और cos a प्लस b का भी केस बन सकता है। cos π/10 cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे। इतना केस हमारे लिए सफिशिएंट है मुझे ऐसा लगता है आगे, क्योंकि आपको π/10 π/8 π/, इन सब की वैल्यू पता तो होंगी नहीं। π/4 की तो पता है, π/10 की कहां से पता है? हैं 10 cos 180 डिग्री या 18 डिग्री का वैल्यू पता हो तो आप निकालोगे इसकी वैल्यू। लेकिन अभी के सिनेरियो क्या बनता है, चलिए वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये वैल्यू है √2 और इसके बाहर की जो वैल्यू आ रही है √2 और इसके अंदर का केस है कोई सा cos थीटा। कौन है? cos थीटा। सवाल को यहां पर ध्यान से देखिएगा, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। ये वाला केस सिर्फ एक एंगल लाने के लिए था, वो एक एंगल हम लिया है, वो एंगल है cos थीटा। cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1 हो सकती है। कितनी हो सकती है? +1 और -1। बाकी सबको हटा देते हैं, उन दोनों से काम चलाने की कोशिश करेंगे इस केस में। ठीक, चलिए देखेंगे। इसके अंदर आया ब्रैकेट में √2 cos थीटा और इसकी वैल्यू एक बार
√2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414 इंटू 1, आपने 1 रखी। तो ये वैल्यू जो आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ रही है 1.414, और ये वैल्यू एक 1 पर जाएगी और एक 2 पर जाएगी। ये बताइए इसकी वैल्यू 1 पर जाना कोशिश करेगी या 2 पर जाने की कोशिश करेगी? छोटे वाले पर जाएगी, ठीक है। यानी कि ये हमारा समाधान आया। दूसरा 1.414 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा की दूसरी वैल्यू -1। तो ये वाला केस कौन सा बना? माइनस का 1.414 और इसकी मिनिमम वैल्यू -2 और -1 में से -2 होगी, तो ये -2 पर गया, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल के लिए ये जो अंदर वाली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी 2 सॉल्यूशन आ गए हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हमने इधर साइन π/10 और cos π/10 को एक एंगल में लेके आए, उस एंगल की एक्सट्रीम वैल्यू देख ली -1 और +1, और उसको पुट करने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये देखा कि उसकी एक वैल्यू आ रही है -1 और एक वैल्यू आ रही है 1 और एक वैल्यू आ रही है -2। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आई होप सो कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमें पता है कि हमारे इन दोनों फंक्शंस की एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है -2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अगर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊं तो आपको पता होना चाहिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² तक जा सकती है, यानी कि इतनी जा सकती है। √a² प्लस b² के आसपास में इसकी वैल्यू जाकर के ठहरेगी, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को दिखा सकता है, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना आया? ये √2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 हो सकती है। कोई कंफ्यूजन? तो यहां पर -2 या -√2 इसकी कैसी आएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो √2 और -√2 इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है, और इस केस में इसका सॉल्यूशन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है -2। तो -2 तो इसका आंसर आने वाला है नहीं, तो इसको हटा देते हैं यहां से। हमारा सिंपल सा सवाल किससे सॉल्व होगा? sin x प्लस cos x = 1 से हमारा समाधान आ जाएगा, ठीक। मतलब -2 भी हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो 1 sin x 1 cos x = 1। ऐसे केसेस को सोल्व करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। साइन थीटा और कोस थीटा के कोफिशिएंट का मतलब 1, और यहां पर जो 1 है, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उन्हें जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट निकाल करके नीचे लगा दो, है ना, ठीक। वही सेम सिनेरियो आपने यहां करना है। तो यहां पर क्या केस बना? 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x = 1/√2, ठीक। 1/√2 की खासियत क्या है कि ये π/4 के इक्वल होता है। π/4 मतलब cos 45 डिग्री की 1/√2 वैल्यू होती है और sin 45 डिग्री की भी √2 वैल्यू होती है। तो उन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों में इसमें साइन लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, sin π/4 इंटू sin x प्लस cos π/4 इंटू cos x = 1/√2, ठीक। cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है, cos a - b = 1/√2। 1/√2 cos के कौन से एंगल की वैल्यू होती है? cos π/4 की। और cos थीटा = cos अल्फा वाला जो केस बनता है, वो केस क्या है? वो है थीटा = 2nπ ± अल्फा। तो थीटा की जगह पर क्या आ रहा है हमारा? cos x - π/4। थीटा की जगह पर रख देते हैं x - π/4 = 2nπ ± अल्फा की जगह पर क्या है? π/4, ठीक। एक बार आप प्लस का π/4 लेंगे, एक बार माइनस का π/4 लेंगे, तो x - π/4 = 2nπ ± π/4। तो यहां से एक केस बना 2nπ + π/4 यानी कि π/4 + π/4, इसको आप जोड़ लीजिएगा, 2π/4 यानी कि π/2। तो x की एक वैल्यू आ रही है 2nπ + π/2, ठीक। पहला सॉल्यूशन। दूसरा, एक बार जब आप इसे माइनस लेंगे, तो ये केस क्या बनेगा? x - π/4 = 2nπ - π/4, और π/4 से π/4 कट जाएगा, तो x का जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा?
2n पाई के, तो दूसरा सॉल्यूशन कितना आया 2n पाई। तो हमारे पास यहां से दो समाधान निकल करके आए हैं 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बाई 2। क्लियर रहा? आई होप कि केस आपको समझ में आया हो। एक बेहतरीन नमूना था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इस्तेमाल का, और उसका यूज कैसे किया गया वो एक आपको सिनेरियो देखने को यहां पर मिला। एक और केस देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ से रिलेटेड। मैं एक केस कराना चाहता हूं, बड़ा इजी केस है, वो आपको समझ में आएगा। Question number 206, that is the number of solution of equation, the number of solution of equation mod cos x equals to 2 times of greatest integer function x are, ये जो दिखा रहा है वो GIF को दिखा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कभी कभी या हमेशा IIT के केस में से GIF लिख करके भेज देते हैं, लिखे देते हैं बाकायदा कि दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे कि वो क्या कहना चाहता है आइडियली। ठीक, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 और 0 कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की जो आइडियल वैल्यू आ रही है उनकी संख्या कितनी है। लेकिन अगर दो अलग अलग कर्व हो, जैसे कि मोड कोस x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो वहां पर वो ये जानना चाहता है कि वो दोनों कर्व एक दूसरे से कितनी बार मिले। सिंपल सा सवाल है। अगर मैं सिंपल 0 से 2 पाई में कोस x और साइन x की बात करूं आपके सामने, देखो कोस x और साइन x की बात करें 0 से लेके 2 पाई, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, बस इतना ही देखेंगे। 0 से 2 पाई तक कोस एक्स जो जा रहा है वो कुछ कुछ ऐसे जा रहा होता है, बस यहां पर जाके खत्म हो जाता है। रुक जाओ, यहां पे पीक, यहां पे खत्म, ऐसे होता है। ये कौन सा केस है? साइन एक्स का कर्व है, साइन एक्स। अगर कोस एक्स की बात करूं तो कोस एक्स की ये मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, लेकिन ये कब दिखाता है? जब वो 0 पर होता है। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसे जाएगा कोस एक्स का, कुछ ऐसे। तो 0 से लेके 2 पाई में साइन एक्स और कोस एक्स दोनों कितनी जगह पर कटे हैं? 1 2 और कहीं कटे हैं? फिलहाल तो 2 जगह पर कट रहे हैं, तो सॉल्यूशन हमारे पास कम से कम 2 जगह आ रहे हैं। ठीक, अब उसी केस को मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूं। ठीक, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन दोनों ग्राफ में, दोनों कर्व्स में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? जितनी जगह पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को काटेंगे। अब उसके लिए आपको एटलीस्ट मोड कोस एक्स का ग्राफ बनाना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। हमने एक जबरदस्त से वीडियो बनाई हुई है, वेरी वेरी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट में, वो है ग्राफ से रिलेटेड, एंड आई स्वेयर कि मैंने उसमें हर एक ग्राफ को क्लियर किया है, हर एक ग्राफ को, चाहे वो कोई सा भी हो। तो ध्यान देते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का ग्राफ अभी भी मैंने बनाया, 0 से लेकर 2 पाई तक बनाते हैं। 0 माइनस पाई बाई 2 और माइनस का पाई, यहां से लेके चलते हैं। ठीक, और यहां पर ये फिर ये पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ठीक, चलिए ये कोस एक्स का ग्राफ है। ठीक, कोस एक्स का। लेकिन अगर कोस एक्स के ऊपर मोड़ चढ़ा हो, क्या मोड़ चढ़ा हो? मोड़ चढ़ने का मतलब होता है जितना भी ग्राफ नीचे हो, जितना भी ग्राफ नीचे हो, नीचे का मतलब बिलो द एक्स एक्सिस, उस सबको ऊपर ले आओ। लो तो हटा दिया यहां से, हमारा क्या जा रहा है? जितना भी ग्राफ नीचे था उसको कहां ले आओ? ऊपर ले आओ।
तो ये मोड कोस एक्स का ग्राफ हो गया। ये वाला ग्राफ किसका हुआ? ऐसे 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 ऐसे, ये किसका ग्राफ हो गया? मोड कोस एक्स का। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेस वैल्यू दिखाता है। कौन सी? हमेशा लेस वैल्यू दिखाता है। चलो मैंने कहा 0 से लेके 1 तक π/2 की जो वैल्यू आती है, लगभग पाई की वैल्यू 3.14 मान लो, तो π/2 मान लो 1.57 के आसपास आ जाएगा, 1.5657 के आसपास। तो ये एक्चुअली 1.57 के आसपास की कोई वैल्यू होगी। 0 से 1, 2 से यहां पर 3.14, 3 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, 3.5, 4। ठीक, कुछ इस प्रकार से सिनेरियो चल रहा होगा। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अच्छी बात क्या है कि उसके अंदर अगर आपने 0.5 रखा तो उसकी वैल्यू कितनी दिखाएगा? 0। तो जब 0 से लेकर 1 तक होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 0 आ रही होगी। और ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे। ठीक, जब वो 1 से 2 पर होगा, जब वो 1 से 2 पर होगा, यानी कि 1.2 होगा मान लो, तो उसकी वैल्यू कितनी दिखाएगा? मिनिमम वैल्यू देखिए आएगा। किसकी? मिनिमम वाली, यानी कि इसका आंसर कितना आया? 1 आएगा। काश इसका आंसर 1 आ पाता। जब 1 से 2 पर होता तो इसका आंसर कितना आता? 1 आ जाता। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाता कि इसने इसको यहां पर काट दिया, 1 की पोजीशन पर काट दिया। लेकिन परेशानी ये है इस सवाल में, एक सॉल्यूशन आने से पहले क्या है वो, कि इसमें 2 की भी मल्टीप्लाई हुई है। तो जब 2 की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे सिनेरियो में, तो इसका आंसर कितना आया? 2 1 जा 2। क्लियर हो गया? इसका एक आंसर आता 1, और 0 से -1 में इसका आंसर -1 आ जाता। एक सॉल्यूशन यहां पर आता 0 से -1 में, है ना? लेकिन वो दोनों आंसर भी इसमें 2 की मल्टीप्लाई होने पर वो खा गया है। कैसे खा गया है? क्योंकि इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो गई है। जब 1.6 आंसर रखा, मतलब आपने मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 1 या 2? 1 आएगा। लेकिन इसके आगे ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, तो इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन जब 2 आएगा तो इसका वैल्यू, ये जो ग्राफ है, ये यहां पर खींचने की जगह इसकी डबल दूरी पे खिंच गया। ये तो 1 था, 1 और -1 की पोजीशन थी, तो ये वाला ग्राफ यहां बन रहा होगा, 1 और 2 वाला। 2 और 3 वाला कहां बन रहा होगा? 2 और 3 वाला। 2 और 3 वाले में मिनिमम वैल्यू कितनी दिखाएगा? 2। तो 2 दूनी 4, ये 4 पर बनेगा ऊपर। कहां पर? 4 पर ये वाला ग्राफ बन रहा होगा। क्लियर हो रहा है? मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई होने पर ये ग्राफ दुगनी रफ्तार से ऊपर चढ़ गया और दुगनी रफ्तार से नीचे कट गया। अगर ये 2 यहां पर नहीं होता तो एटलीस्ट ये 2 जगह पर तो कटने की संभावना थी, लेकिन हो सकता ना होती। तो फिलहाल आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि ये दोनों ग्राफ कहीं मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यहां पर 2 लगा हुआ है, और साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू दिखाता है, बीच वाली। ठीक, तो ग्राफ यहां पर 0 पे आया जरूर था, लेकिन परेशानी ये है कि cos x जो है, मोड cos x, वो 0 लाता ही नहीं है इस पोजीशन में। इस पोजीशन पे वो 0 पे है नहीं। तो फिलहाल के केस में ये दोनों ग्राफ कहीं कटे हैं, नहीं कटे हैं, तो इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए हैं? 0। क्या सवाल तो इतना छोटा सा था, इसका इतना डिफिकल्ट आंसर कैसे आया? रियलिटी इज कि अगर 2 ग्राफ अलग अलग सिनेरियो के आ गए, मान लो cos x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई दूर दूर तक कोई खास रिलेशन दिखाई तो देता है नहीं, तो उस केस में हमारे पास ग्राफ के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है इसे सोल्व करने के लिए। याद रखिएगा, जब भी कुछ दूर दूर के कर्व आ जाए जिनका कोई आपस में लिंक ना हो, तो उस केस में ग्राफ बनाना सबसे बेहतरीन विकल्प होता है, और जनरली उनके केस में 0, 1 या 2 ऐसे ऑप्शन आंसर में आ जाते हैं। क्लियर रहा बेटे? चलिए हटाएं 206। आईआईटी मेंस के हम लगभग 210 तक सवाल करने वाले हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। उसके बाद के सवाल एडवांस के स्टार्ट हो जाएंगे, इसी में सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा 211 212 करके।
और वो IIT एडवांस का होगा। आई होप कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है प्लीज उस बच्चे तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें जो जेई की तैयारी कर रहा है। एटलीस्ट उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हम बढ़ावा दे देंगे, उससे अलावा तो वैसे भी हम कुछ करने वाले हैं नहीं। मतलब मान लो कि कोई बच्चा 50 सवाल की प्रैक्टिस कर रहा है, उससे अच्छा वो 100 सवालों की प्रैक्टिस करने में उतर जाएगा, 200 सवाल कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा कुछ कर थोड़ी रहे हम भाई। हमें एक बड़ी संख्या में सवालों को जमीन पर उतार इसलिए रहे हैं ताकि इससे बच्चों का एक एडवांटेज मिल जाए, उनके पास एक बड़ा कंटेंट हो, सोचने का तरीका हो कि एग्जाम में इस प्रकार के सवालों को कैसे सोचा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।